आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाय चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, जो कि 11 जून 2025 को ये पेपर हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। इसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। इस वीडियो से आप कुछ न कुछ ज़रूर नया सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 संख्याओं का औसत जो है वो 17 है। इनमें से 7 संख्याओं का औसत 16 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखिए, मैं बता चुका हूँ कि औसत का मतलब होता है सबको बराबर बराबर बांट देना। तो अगर 9 संख्याओं का औसत 17 है तो यानी कि सबको 17 देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 16 दे दिया गया है 7 संख्याओं को। तो प्रत्येक संख्या पे 1 की कमी हो रही है, तो 7 संख्याओं पे कितने की कमी हो जाएगी, तो 7 की कमी हो जाएगी 7 संख्याओं पे। तो अन्य जो 2 संख्याएं होंगी वो 17 और 17 तो लेके आएंगे ही आएंगी, साथ में इस -7 की भरपाई के लिए 7 एक्स्ट्रा भी लेके आएंगे। तो 17 गुना के 34 हो जाएगा और 34 में 7 जोड़ेंगे तो 41 होगा। यानी कि अन्य जो दोनों संख्याएं होंगी वो अपने साथ 41 लेके आएंगी। तो दोनों का औसत पूछ रहा है तो डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, भाग देंगे तो 20.5 क्या हो जाएगा। इन दोनों संख्याओं का औसत होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। आप यहाँ से भी कर सकते थे कि जो ये 7 था आप इसको बराबर बराबर बांट दीजिए, तो ये क्या हो जाता, तो 3.5 हो जाता है। और 17 में 3.5 जोड़ेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से 20.5 आंसर आ जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 संख्याओं का योग 300 है, उनका औसत कितना होगा। तो औसत बराबर मैंने बताया है कि पदों का योग और बटा पदों की संख्या। तो पदों का योग 300 है, पदों की संख्या 6 है, तो यहाँ से औसत बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 6 पचे 30 यानी कि 50 क्या हो जाएगा, इनका औसत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिया ने 1240 में 45 केजी सेब और आम खरीदे। सेब और आम की कीमत क्रमशः 25 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 रुपये प्रति किलोग्राम थी। उसने आम पर पृथक रूप से कितनी धनराशि खर्च की। तो इसको आप कई तरीके से लगा सकते हैं। आप इसको x मान के भी लगा सकते हैं, आप इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हैं। तो जो भी तरीका आपको सही लगे मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। पहला x मान के, तो मैं मान ले रहा हूँ कि जो 25 रुपये प्रति किलो है उसने x खरीदे, यानी कि सेब उसने x खरीदे। तो सेब की कीमत कितनी हो जाएगी, 25x हो जाएगी, प्लस कितना हो जाएगा, तो फिर टोटल जो खरीदे उसने तो 45 किलो खरीदे हैं। x यहाँ पे होगा तो बचा कितना होगा, तो 45 माइनस x बचा होगा। और ये क्या खरीदे हैं, उसने आम खरीदे हैं 30 रुपये के हिसाब से, तो 30 हो जाएगा। और ये दोनों का योगफल किसके बराबर हो जाएगा, तो जो उसके पास पैसा है जो कि 1240 रुपये उसके पास पैसा है, तो बस इसको सॉल्व करके x की वैल्यू हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पे ये आपका 25x हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, 30x हो जाएगा माइनस का। इधर घटा देंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और ये हो जाएगा प्लस 45 गुणे 30 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, तो 1240 हो जाएगा। इसको बराबर के उधर लेके चले जाते हैं तो ये 5x किसके बराबर हो जाएगा, 45 गुणे 30 हो जाएगा। और ये माइनस हो जाएगा 1240। दोनों में से देख लेते हैं क्या चीज़ कॉमन है। तो देखिए दोनों में 0 है तो 10 तो वैसे ही दिख रहा है कॉमन, तो 10 ले लेते हैं। तो 45 दुना के 90 और 90 और फिर 45 यानी 135 हो जाएगा। तो 135 माइनस 124 हो जाएगा। घटाएंगे तो 6 और 5 11, 11 में 10 का गुणा कर देंगे तो 10 इंटू 11 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 22 निकल के आ जाएगी। इसका मतलब उसने सेब जो खरीदा होगा वो 22 खरीदा होगा और आम जो खरीदा होगा वो कितना खरीदा होगा, तो 45 में से 22 घटा देंगे तो 23 खरीदा होगा। आपसे पूछ क्या रहा है कि उसने आम पर पृथक रूप से कितनी धनराशि, यानी कि क्या करूँगा मैं, तो 23 इंटू 30, इससे क्या गुणा कर दूंगा तो आम पर पृथक धनराशि हो जाएगी, क्योंकि 23 किलो उसने लिया है, 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आम की वैल्यू है। तो 23 × 69 यानी कि 690 क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया। तो ये मैंने एकदम बेसिक तरीके से बताया है।
पर आप इसको एलिगेशन से बहुत आसानी से कर सकते थे। देखिए कैसे आप एलिगेशन से इसको आसान से कर सकते थे। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि ये आपका सेब हो गया, ये आपका आम हो गया। तो इसकी कीमत कितनी है? तो 25 है। इसकी कीमत है 30 है। तो मैं संयुक्त कीमत निकाल देता हूँ। तो ये कहाँ से आ जाएगा? तो 1240 है। इसमें क्या करूँगा मैं? 45 से भाग करूँगा। तो इसको 5 से कट कर लेता हूँ। तो 5 9 45, 5 गुना के 10 हो जाएगा, 2 24 और 5 चौको 20 हो जाएगा, 4 40, 5 8 40 हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा 248 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। मैं इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 248 और डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा। इस 9 का क्या करता हूँ? इसको हटाने के लिए इन दोनों में गुणा कर देता हूँ। तो मैं इसको इनडायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ? तो 25 9 225 हो जाएगा। ये 9 3 27 यानी 270 हो जाएगा और ये 248 हो जाएगा। अब एलिगेशन लगा दीजिए। तो बस आप घटा दीजिए 248 में से 225 घटाएंगे तो 8 + 5 जाएगा 3 हो जाएगा यानी 23 हो जाएगा। 270 में से 248 घटाएंगे तो 2 क्या होता है? 50 और 20 70 यानी कि 22 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? उनकी क्वांटिटी का अनुपात हो जाएगा। यानी कि एप्पल यानी कि सेब कितना खरीदा होगा? 22। तो उसने मैंगो कितना खरीदा होगा? 23 हो गया। तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो 45 किलो आ रहा है। इसका मतलब उसने सेब जो है वो 22 किलो खरीदा है और मैंगो कितना खरीदा है? तो 23 किलो। आपसे आम की कीमत पूछ रहा है। तो देखिए क्वांटिटी है 23 किलो और कीमत कितनी है? तो 30 रुपया प्रति केजी। तो इसमें गुणा करेंगे तो 690। इस तरीके से भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। एक और तरीका है जिससे आप बिना कुछ सॉल्व किए ही इसका आंसर बता सकते थे। जैसे जो भी आपका आंसर आएगा, आपसे पूछ रहा है कि पृथक आम की कीमत, तो आम 30 रुपये प्रति किलोग्राम है, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर ऑप्शन पे देखें तो 703 से विभाजित नहीं होता है, 676 भी 3 से विभाजित नहीं होगा, 650 भी 3 से विभाजित नहीं होगा। तो इस तरीके से 690 एक ही ऑप्शन बचा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है कि सरल कीजिए। ऑप्शन पे अगर एक नज़र डालें तो सारे ऑप्शन का जो यूनिट डिजिट है वो अलग अलग है। तो इसको यूनिट डिजिट से ही चेक कर लेते हैं। तो देखिए अगर 9 में से 5 घटाएंगे तो -4 आएगा और अगर 10 में गुणा करेंगे तो आपका आंसर जो आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। सभी आंसर को देखें तो सारे आंसर माइनस में है। इसका मतलब 0, यानी ये जो भी वैल्यू होगी उसको हमें क्या करना पड़ेगा? 0 से घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 है तो 0 में से 3 अगर घटाएंगे तो 0 मतलब 10 हो जाएगा। 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आएगा। यानी कि जो भी आंसर आना चाहिए उसके लास्ट में 7 आना चाहिए और लास्ट में 7 सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो यही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो ये आपका -4 हो जाएगा। 10 का गुणा करेंगे तो -40 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा? 3 बार। तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा और -40 में 3 अगर जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? -37 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 33.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्ध गोलाकार टोपी का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा? तो देखिए अर्ध गोलाकार टोपी है तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? तो चूंकि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, अर्ध गोलाकार है तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? 2 से भाग देंगे तो 2/3 पाई r क्यूब अर्ध गोलाकार टोपी का आयतन हो जाएगा। बस वैल्यू रख देंगे तो 2/3, चूँकि सारे आंसर पाई में है तो पाई में रखेंगे। पाई इंटू आर की वैल्यू क्या दिया है? तो 33.6 दिया है। तो 33.6 का होल क्यूब हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये 3 जो है वो इससे तो विभाजित हो जाएगा, या इसको और सिंप्लीफाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 33.6 इंटू 33.6 इंटू 33.6 हो जाएगा इंटू पाई। अब ये 3 से विभाजित करें तो ये 3 एकम में 3, 3 एकम में 3 और 3 दूना के 6 हो जाएगा। ठीक है। अब चूँकि ऑप्शन पे देखें तो सारे ऑप्शन इतने करीब हैं और यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये मान आपको दशमलव के सिर्फ 2 स्थान तक पूछ रहा है और यहाँ पे देख रहे हैं कि 0.3 स्थान में आएगा। तो यानी कि हम डिविजिबिलिटी रूल से ही नहीं निकाल सकते। इसका मतलब आपको इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 33.6, इसमें किसका गुणा करना है? 33.6 का। तो गुणा करेंगे तो 6 में 6 का गुणा करेंगे 36, 6 × 18 और 3 = 21, तो 6 × 18 और 2 = 20 हो जाएगा।
6 3 18 हो जाएगा, 3 3 9 1 10 हो जाएगा, 3 3 9 1 10 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 8 0 0 और 1 हो जाएगा, जोड़ लेंगे तो 6 8 1 9 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा, 2 स्थान पे दशमलव हो जाएगा। अब इसमें किसका गुणा करना है, तो इसमें इसका गुणा करेंगे तो 11 दूना के 22.4 आएगा। इसका गुणा कर लेते हैं, तो मैं ये वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ 11 11 2 8.96। इसमें किसका गुणा करना है, तो 22.4 का, तो 6 चौको 24 हो जाएगा, 9 चौको 36 और 2 38 हो जाएगा, 8 चौको 32 32 और 3 35 हो जाएगा, 4 दूना के 8 और 3 11 हो जाएगा, 4 कम 4 1 5 और ये 4 हो जाएगा। 2 से करेंगे तो 6 दूने के 12 हो जाएगा, 9 दूना के 18 1 19 हो जाएगा, और 8 दूना के 16 1 17 हो जाएगा, और 112 दूना के 224 हो जाएगा। तो 224 इसमें लिख देते हैं। फिर ऐसे ही इसका करेंगे तो ये जगह 2 9 7 ऐसे करके कुछ भी आएगा, लास्ट के बस डिजिट चेक कर लेते हैं। तो ये आपका 4 हो जाएगा, 8 2 10 को 0 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, 5 और 1 6 9 15 15 2 17 हो जाएगा, आपका 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 7 17 और 1 18 हो जाएगा। तो 3 स्थान पर दशमलव लगाएंगे तो 8.70 लास्ट में आ रहा है, लास्ट में 8.70 सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे भी आपका आंसर आ जाए वहीं पे आप छोड़ दीजिए। बाकी चूंकि आंसर इतने करीब करीब हैं, जैसे 287 है, 288 है, और एक तो अप्रोक्सीमेट में आंसर है, तो आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 46% और 54% अधिक है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा। तो मैं मान लेता हूँ तीसरी संख्या अगर 100 है तो पहली संख्या क्या होगी जो इससे 46% अधिक होगी, 146 होगी। तीसरी संख्या क्या होगी जो इससे 54% अधिक होगी, तो 154 होगी। इन दोनों का अनुपात आपसे पूछ रहा है, तो 146 अनुपात 154। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 से कट करेंगे तो 2 7 14, 2 3 6 हो जाएगा, और आगे 73 सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में ही दिख रहा है, तो इसको कट करेंगे तो 2 7 14 1 14 2 7 14, यानी कि 73 अनुपात 77 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करें तो ऑप्शन पे एक नज़र जरूर देख लिया करें, इससे आपका कुछ समय बच जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है, यदि इसकी ऊंचाई 102 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h होता है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr ब्रैकेट में h + r होता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है, यानी कि इसका अगर 1/2 करेंगे तो ये इसके क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा, इस h का इधर गुणा हो जाएगा तो 2h, ये बराबर किसके हो जाएगा, तो h + r के बराबर हो जाएगा। यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। आपको ऊंचाई 102 दिया है तो त्रिज्या पूछ रहा है, तो त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, 102 हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी अपने मासिक वेतन का 12% घर के किराए पर खर्च करता है, यदि हर महीने वो 407 वाहन पे और 8,657 किराने पर खर्च करता है तो शेष 924 बचाता है, तो कह रहा है कि उसकी मासिक वेतन कितना होगा ये आपको बताना है। तो मैं मान लेता हूँ कि आदमी की जो मासिक आय है वो x है, तो इसका कितना, तो इसका 12% घर के किराए पे खर्च करता है, तो कितना खर्च कर देता हो, तो ये 0.12x क्या होता होगा, किराए पे खर्च करता होगा। आगे कह रहा है कि हर महीने 407 किस पे खर्च कर रहा है, तो वाहन पे खर्च कर रहा है, और 8,657 जो है ये किस पे खर्च कर रहा है, तो किराए पे खर्च कर रहा है, और शेष है जो बचाता है, तो कितना 924 बचाता है। इन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, उसके वेतन के बराबर हो जाएगा। बस यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल देते हैं, तो इसको बराबर के इधर लाएंगे तो ये घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो ये 0.88x हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, तो इन सबको जोड़ लेते हैं तो 4 7 और 7 14 और 4 18 को 8 एक कैरी हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 3 8, तो ये 8 हो जाएगा, 9 9 6 15 और 15 और 4 कितना हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा, और 8 और 1 कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी,
तो भाग दे देंगे तो ये 9 9 8 8, 2 जीरो बढ़ा के क्या करेंगे, दशमलव को हटा लेते हैं तो नीचे क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा। भाग देते हैं तो 11 8 88 हो जाएगा। 11 9 99 जीरो, 11 8 88, ये डबल जीरो हो जाएगा। 8 से भाग दे देते हैं तो 8 एकम में 8 1 10, 8 एकम में 8 2 28 हो जाएगा। 8 3 24, 4 40 हो जाएगा। 8 5 40 और ये जीरो हो जाएगा, यानी 11,350 ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इतना उसकी क्या हो जाएगी, मासिक वेतन हो जाएगा, जो कि एक्स हमने माना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन ए को विपरीत दिशा से 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन बी को पूरी तरीके से पार करने में 24 सेकंड लगते हैं। तो यहाँ से इन दोनों ट्रेन की जो लंबाई है वो निकाल देते हैं। तो चूंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं तो इनकी नेट स्पीड क्या हो जाएगी, इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगी। तो 72 प्लस क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा, 7 और 6 13 हो जाएगा, यानी 135 हो जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे। तो 9 से कट कर लेते हैं तो 9 दूना के 18, 9 के में 9 और 4 45, 9 5 45 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, तो 15 5 75/2 क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड में दोनों की स्पीड हो जाएगी। तो कितने समय में पार कर रहा है, तो ये इस स्पीड से 24 सेकेंड में पार कर दे रहा है। तो इसमें 24 में गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, दोनों ट्रेन की अगर ए और बी में मानता हूँ तो ए और बी की संयुक्त लंबाई हो जाएगी। तो 2 से कट कर लूँगा तो ये 12 बार चला जाएगा, यानी कि 75 × 12 क्या हो जाएगी, दोनों की संयुक्त लंबाई जो कि मीटर में होगी वो निकल के आ गई। आपसे आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई की 1.5 गुनी है, यानी कि ए की लंबाई अगर आपका 2 है तो बी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि 1.5 का मतलब कितना होगा 15/10, और 15/10 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। तो ये ए की लंबाई है और ये बी की लंबाई का रेशियो दिया है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। इस 5 की वैल्यू आपको ये दिया है, तो यहाँ से आपको 3 की वैल्यू निकाल दीजिए। तो 15 5 75 हो जाएगा। तो ये 3 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 15 × 12 और × 3 क्या हो जाएगी, ये बी की लंबाई हो जाएगी, ट्रेन बी की। आगे कह रहा है कि ट्रेन बी जो है एक पुल को 62 सेकंड में पार करती है पूरी तरीके से। तो कह रहा है कि पुल की लंबाई कितनी होगी। जैसे ही बी की लेंथ निकल के आ गई, अब ट्रेन बी को एक पुल को पार करना है कितने सेकंड में, तो 62 सेकंड में। तो बी की जो स्पीड है वो 63 है, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। 9 से कट करेंगे तो 9 दूना के 18 और 9 7 63, 7 में 5 की गुणा करेंगे तो 35/2 क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड में। तो कितने समय में पार कर रही है, तो 62 सेकंड में। तो 35/2 × 62, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 1 में 2, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो क्या निकल के आ गई, तो ये निकल के आ गई आपकी 31 × 35 क्या हो जाएगी, प्लेटफार्म और ट्रेन बी दोनों की लेंथ निकल के आ गई। और हमें पता है कि ट्रेन बी की लेंथ कितनी है, तो 15 × 12 और × 3 दिया है, बस ये घटा देंगे तो ये क्या आपका निकल के आ जाएगा, ये प्लेटफॉर्म की लेंथ निकल के आ जाएगी। तो दोनों में आपको 5 कॉमन दिख रहा है तो 5 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो 31 × 7 गुणा करेंगे तो 7 एकम में 7, 7 3 21, यानी कि 217 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, तो 5 तो निकाल दिया तो 3 3 3 9, 12 9 108 हो जाएगा। 108 का अगर दोगुना करूँगा तो 216 हो जाएगा, यानी कि 109 हो जाएगा। तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 109 × 5 हो जाएगी, गुणा करेंगे तो 5 9 45, यानी कि 545 क्या हो जाएगा, ये प्लेटफॉर्म की लेंथ हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1440 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 2700 हो जाएगी। तो देखिए ये आपका अमाउंट हो जा रहा है, प्रिंसिपल कितना दिया है, तो 1440 है, तो इस पर देख ले रहे हैं कि ब्याज कितना लग रहा है। तो 0 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ 6 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 1 बचेगा। 1260 रुपये का ब्याज मिल रहा है। मूलधन कितना है, तो 1440 है,
दर कितना दिया है तो 10% दिया है, समय आपसे पूछ रहा है और डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 1 2 6 0 और इसमें 144 से हम भाग दे देंगे। 9 से कट करेंगे तो 9 का में 9, 3 36, 9 चौको 36, 140 हो जाएगी। इसको करेंगे तो 16 9 144 होता है तो 16 हो जाएगी। फिर 4 से कट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 3 12, 2 20, 4 5 20 हो जाएगा और 4 चौको 16 हो जाएगा। भाग देंगे तो 4 8 32 हो जाएगा। दशमलव बढ़ा के 3 0, 4 7 28 और 2 20, 4 5 20, यानी कि 8.75 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। जो कि ऑप्शन नंबर आप में नहीं दिया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8.75, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक उसके माध्यक से 12.6 अधिक है तो कह रहा है कि बहुलक माध्यिका से कितना अधिक होगा। तो हमें पता है कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य होता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बहुलक है वो माध्य से 12.6 अधिक है। इसका मतलब जो माध्य होगा, अगर 12.6 को बहुलक में से घटा देंगे तो माध्य के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख देता हूँ, तो 2 ब्रैकेट में बहुलक हो जाएगा, इसमें से 12.6 क्या होगा घटा देता हूँ मैं। तो देखिए अब यहाँ से माध्य हट गया। अब सिर्फ जो आपका इक्वेशन है वो बहुलक और माध्यिका में है और आपको बहुलक और माध्यिका में ही पूछ रहा है, तो बस इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए 2 बहुलक हो जाएगा, इसको बराबर के इधर लेके चले आएंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बहुलक को अगर मैं x मानता हूँ तो 3x हो जाएगा। ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 3 इंटू माध्यिका को मीडियन अगर m मानता हूँ और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। गुणा करेंगे इसका तो 6 दूना के 12 हो जाएगा, 12 दूना के 24 और 1 25, यानी कि 25.2 हो जाएगा। अब चूंकि हमें यहाँ से सिर्फ बहुलक और मीडियन के बीच में बताना है तो इस 3 से क्या करेंगे दोनों साइड भाग दे देंगे। तो यहाँ से 3 कैंसिल, यहाँ से 3, इसमें 3 से भाग करेंगे तो 3 8 24 हो जाएगा, 1 12, 3 चौको 12 हो जाएगा। तो x बराबर क्या निकल के आ गया m प्लस 8.4 निकल के आ गया। आपसे पूछ रहा है कि बहुलक है जो माध्यिका से कितना अधिक है, तो कितना अधिक आपको दिख रहा है 8.4, तो 8.4 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 3,930 अंकित करता है। यदि 40% की छूट देने के बाद भी उसे लागत मूल्य पर 20% का लाभ प्राप्त हुआ है तो कह रहा है कि क्रय मूल्य कितना था। देखिए एक फार्मूला होता है कि MP और CP के बीच में रेशियो का फार्मूला होता है कि जितना आपको प्रॉफिट हुआ है उसको 100 में जोड़ दीजिए तो 20% का प्रॉफिट हुआ है तो 20 हो जाएगा, और जितना आपने डिस्काउंट दिया उसको 100 से घटा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 40 हो जाएगा, यानी ऊपर आपका 120 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। भाग देंगे तो 2 बटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये MP और CP का रेशियो हो जाएगा। MP का मान यानी कि 2 का मान कितना दिया है तो 3,930 दिया है, आपसे 1 की वैल्यू यानी CP की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे 1 की वैल्यू निकाल देंगे तो 2 1 में 2 हो जाएगा, 1 19, 2 9 18, 1 13, 2 6 12, 1 10, 2 5 10, यानी कि 1965 जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 80% खर्च करता है। यदि वो प्रति माह 6,738 बचाता है तो कह रहा है कि उसका मासिक खर्च कितना है। तो देखिए 80% खर्च कर दे रहा है, इसका मतलब 20% बचाता होगा। तो 20% की वैल्यू कितना दिया है तो 6 7 3 8 ये दिया है। आपसे 80% की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए 20% को 80% बनाने में इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू है बस इसमें 4 से क्या करिए गुणा कर दीजिए। तो 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौको 32, यानी कि लास्ट में 2 आ रहा है, और ऑप्शन पे देखें तो लास्ट में 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है। तो यही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 26,952 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। आपको इक्वेशन दिया, इसको सरल करना है। तो देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 74 में 30 जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 88/9 और इंटू क्या हो जाएगा 104 हो जाएगा और प्लस 37 हो जाएगा। ठीक है, सब में देखें तो नीचे 9 सब में दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा 9 तो रहेगा ही, इस 9 का क्या करेंगे इसमें गुणा कर देंगे
तो ये हो जाएगा 88 गुणे 104 हो जाएगा, और प्लस 9 में 37 का गुणा करेंगे तो 9 सत्ते 63 हो जाएगा, 9 तें 27, और 27 और 6 33 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब बस यूनिट डिजिट से चेक कर लेते हैं, तो 8 चौक को 32 हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 5, लास्ट में 5 आना चाहिए, तो लास्ट में 5 इसमें और इसमें दिया है, यानी कि ऊपर के ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। तो डिजिट सम से अब चेक कर लेते हैं, तो देखिए इसका तो 9 आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, 8 8 16 हो जाएगा, तो 16 का 7 हो जाएगा, और 4 1 5, तो 7 में 5 का गुणा करेंगे तो 7 5 35, यानी कि 8 आना चाहिए डिजिट सम ऊपर का। तो ऊपर का डिजिट सम देखिए इसका अगर करेंगे तो 5 4 9 2 आ रहा है, तो ये नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन इसका बचा, ऑप्शन नंबर 3, यही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 9 हो जाएगा, ये 5 और 4 9, 8 बच रहा है, तो बिल्कुल ये फॉलो कर रहा है। तो आप इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करके करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी को एक शर्ट 950 में बेचने पर 5% की हानि हुई। कह रहा है कि इसे 1350 में बेचने पर x% का लाभ हुआ था, तो x का मान कितना होगा। तो 5% की हानि का मतलब कितना हो जाएगा, तो 95% की वैल्यू हो जाएगी 950 हो जाएगी। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, तो ये 10 निकल के आ जाएगी। आपसे कह रहा है कि इसे 1350 में बेचने पर, तो इस 10 को 1350 अगर करना है तो इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 135 से गुणा करना पड़ेगा, तो इधर भी 135 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 135% हो जाएगा। तो लाभ कितने का दिख रहा है, तो 35% का लाभ दिख रहा है, तो x का मान क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्जुन ने अपनी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया। यदि वह 26% की छूट देने के बाद वस्तु को 86,580 में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। मैं मान लूँगा कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 100 है, तो अंकित मूल्य कितना है, तो 150, क्योंकि 50% अधिक अंकित किया, इस पर 26% की छूट देता है, तो बचेगा क्या 74/100, 74% बच जाएगा। इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 86,580 दिया है। आपसे 100 की वैल्यू पूछ रहा है, तो बस इसको सॉल्व करके 100 की वैल्यू निकाल देते हैं। तो 50 दूना के 100 हो जाएगा, 50 3 150 हो जाएगा, 3 से कट कर लेते हैं, तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, 2 28, 3 8 24, 2 25 24 हो जाएगा, 1 18 6 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से 74 को 2 से अगर विभाजित करें तो 2 तें 6, 1 14, 2 सत्ते 14, यानी कि 37 की वैल्यू क्या निकल के आ गई, तो 2 8 8 6 0 हो गई। तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या निकल के आ गई, तो 2 8 8 6 0 डिवाइडेड बाई 37। 100 की आपसे पूछ रहा है, तो 100 का क्या करेंगे, हम इसमें गुणा कर देंगे, डिजिट सम अप्लाई कर देते हैं, तो 7 3 10, नीचे 1 आ रहा है, इसका करेंगे तो ये 8 8 16, 8 3 24, 24 का डिजिट सम हो जाएगा 6, यानी जो भी आंसर आएगा उसका डिजिट सम क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। तो 8 7 15 और 3 18, इसका डिजिट सम 6 नहीं है। 8 7 15 और 15 2 17, इसका भी 6 नहीं है। तो 7 7 14, 14 का डिजिट सम 5 है, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन आपका बचा, इसका डिजिट सम 8 7 15 यानी कि 6 आ रहा है, तो बिल्कुल यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई और जेड के वेतन का अनुपात 10:20:20 है। कह रहा है कि यदि उसने अपने वेतन में क्रमशः 82%, 50% और 19% की वृद्धि की हो तो उनके वेतन का नया अनुपात कितना होगा। तो देखिए अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये हो जाएगा 1:2:2 हो जाएगा। अगर मैं इसको और कैलकुलेशन को ईजी हमें बनाना है तो इसको 100 में कर देता हूँ, तो ये 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा तो 200 हो जाएगा। तो 82% की वृद्धि कर रहा है मतलब 182 हो जा रहा है। ये 50% की वृद्धि कर रहा है मतलब 200 है, इसका 50% 100 यानी कि 300 अब हो जा रहा है। और ये कह रहा है 19% की वृद्धि कर दे रहा है, तो 19 दुना के 38 यानी कि 200 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। आपसे इन तीनों का अनुपात पूछ रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 से कट कर लेंगे तीनों को, तो 2 9 18, 2 1 में 2 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, ये हो जाएगा 119 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, इन तीनों का वेतन बढ़ने के बाद अनुपात हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेक
फाइव माइनस टेन फाइव का होल स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन फाइव का होल स्क्वायर, इसको भाग देना है कॉस स्क्वायर फाइव से, तो इसका मान कितना होगा। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 1 कॉस फाइव लिख सकता हूँ, और माइनस इस 10 को लिख सकता हूँ साइन फाइव डिवाइडेड बाई कॉस फाइव लिख सकता हूँ। इसको वैल्यू पुटिंग से भी आप कर सकते हैं। इसका होल स्क्वायर है, तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन फाइव, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर फाइव हो जाएगा। ठीक है, इसमें इनटू किसका है, तो 1 प्लस साइन फाइव, इसके होल स्क्वायर का क्या है, इनटू है। तो मैं देख रहा हूँ कि एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव, इसका मान किसके बराबर होता है, तो कॉस स्क्वायर फाइव के बराबर हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर फाइव ऊपर भी है, कॉस स्क्वायर फाइव आपका नीचे भी है, तो लेकिन जो ऊपर है उसका स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको हम कट करेंगे तो सिर्फ कॉस स्क्वायर फाइव बचेगा, और उसमें भाग किससे देना है, तो कॉस स्क्वायर फाइव से भाग देना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। आप इसको वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, फाइव की वैल्यू अपने हिसाब से कुछ भी आप मान सकते हैं। बस क्या होना चाहिए कि 0/0 का फॉर्म नहीं होना चाहिए, नॉट डिफाइन वाला फॉर्म नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि POR किसी वृत्त का व्यास है। तो मैं वृत्त बना दे रहा हूँ, और इसका व्यास क्या है, तो ये आपका व्यास है O है, ये मान लीजिए P है, और ये क्या है आपका R है। तो कह रहा है PQ और RQ इसकी दो जीवाएँ हैं। तो ये मान लीजिए PQ और ये RQ, ये Q है, तो इसकी दो जीवाएँ हैं। कह रहा है चाप PQ, यानी कि ये जो चाप PQ है की लंबाई चाप RQ की लंबाई की आधी है, यानी RQ ये वाला जो चाप है इसकी लंबाई की आधी है, यानी अगर ये 2 है तो ये 1 है। आगे कह रहा है कि कोण POQ की माप कितनी होगी, यानी कि POQ यानी इस कोण की आपसे माप पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक वृत्त का बहुत शानदार नियम है, मैं बता देता हूँ, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, कि चाप जो होता है वो कोण पर निर्भर करता है। यानी कि इस चाप द्वारा ये जो एंगल बनाया गया है, ये इस चाप द्वारा ये जो एंगल बनाया है इसका क्या होगा, आधा होगा, क्योंकि लंबाई इसकी दोगुनी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 180 अंश के बराबर होगा, लेकिन अगर ये 2 है तो ये 1 होगा, यानी कि 3 का अनुपात कितना है आपको, तो 180 है। तो यहाँ से आपसे पूछ कर रहा है कि 1 का अनुपात, तो यहाँ से 1 का अनुपात करेंगे तो 180 में क्या करेंगे हम 3 से भाग कर देंगे, और 3 से भाग करेंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 60 अंश, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 8x प्लस k बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर हैं, तो आपसे k² माइनस 5 की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए मूल वास्तविक और बराबर हों, इस कंडीशन में क्या होता है, जो b² होता है उसकी वैल्यू 4ac के क्या होती है, बराबर होती है। तो b क्या है आपका x का कोफिशिएंट है, यानी कि 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। ये बराबर किसका हो जाएगा, तो 4 इंटू a की वैल्यू क्या है, तो 2 है, और c की वैल्यू क्या है, तो k है। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 4 दूनी के 8, भाग देंगे तो 8 निकल के आ जाएगी। आपसे जो वैल्यू पूछ रहा है बस उसमें k का मान रख दीजिए। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 64 में से अगर 5 हम घटा देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 59, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करिए। तो देखिए 31 के पावर ये 9 है, 31 के पावर ये 10 है, तो कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ 31 बचेगा, इंटू ये 2 के पावर 14 से 2 के पावर 14 यहाँ पे कट जाएगा तो ऊपर सिर्फ 2 बचेगा। यहाँ पे 5 पावर से ये 5 पावर कट जाएगा तो ऊपर 84 बचेगा। बस इसका गुणा कर लेंगे, यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है तो बस यूनिट डिजिट से चेक कर लेते हैं। तो ये 2 हो जाएगा, 2 में 4 का गुणा करेंगे तो 8, लास्ट में 8 सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से अगर 9 घटाने पर वह 13, 20, 10 और 23 से विभाज्य है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे नहीं, हम ऑप्शन के थ्रू ही चेक कर लेते हैं कि अगर इसमें से 9 घटाया जाए तो इन संख्याओं से विभाजित है। तो सबसे आसान चेक करना है 10 का, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर अगर 0 हो तभी वो संख्या 10 से विभाजित होती है। तो अगर 5 इसमें से 9 घटाएंगे तो 15 में से 9 जाएगा तो ये 0 नहीं आएगा, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। इससे 10 है, 10 में से 9 घटाएंगे तो ये भी 0 लास्ट में नहीं देगा। 15 में से 9 घटाएंगे तो ये भी लास्ट में 0 नहीं देगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 2, इसमें लास्ट में 9 है, घटाएंगे तो 0 आएगा, जो कि 10 विभाज्य है।
तो आप इस तरीके से आंसर एलिमिनेट करके आप करेक्ट आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 14:A समानुपाते A अनुपाते 56 है तो A का धनात्मक मान कितना होगा। तो मैं बता चुका हूँ कि इस बाहर का गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे A² इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 14 × 56 हो जाएगी। अब ये नहीं कि 14 में आप 56 का गुणा करने लग जाएं, इसको क्या करना है, इसको और सिंप्लीफाई करें तो इसको लिख सकता हूँ 7 × 2 लिख सकता हूँ, इसको 7 × 8 लिख सकता हूँ। अब देखिए 7 का पेयर बन रहा है, 8 दूना के 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो यहाँ से A की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 7 × 4 हो जाएगी। गुणा करेंगे तो 28 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि A किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है और B इसे 22 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे पहले B से कार्य शुरू करते हैं तो एकांतर करते हुए कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। तो देखिए A किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, B जो है वो कितने दिनों में, 22 दिनों में कर सकता है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो ये आपका 22 हो जाएगा, इसमें आपका 2 तो पहले ही हो गया, 9 बचा, तो ये 22 × 9 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो अगर भाग देंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, 11 बार, इसमें भाग देंगे तो ये 9 बार चला जाएगा, यानी कि A की एफिशिएंसी 11 आ गई, B की कितनी आ गई, 9 आ गई। ठीक है, तो B से स्टार्ट करते हैं, तो पहले दिन B 9 करेगा, दूसरे दिन A करेगा जो कि 11 है, तो ये 2 दिनों का इनका कितना निकल के आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा, यानी 2 दिनों में ये कितना कर ले रहे हैं, तो 20 कर दे रहे हैं। तो इसको हम भाग दे के इसके अप्रोक्सीमेट में लेके जाएंगे, तो गुणा करेंगे इसका, तो 9 दूना के 18 हो जाएगा, 9 दूना के 18, 1 19 हो जाएगा। यानी अगर इससे भाग देंगे तो 180 आपका विभाजित हो जाता है, तो 180 ले जाने के लिए इसको कितना गुणा करना पड़ेगा, तो 9 बार गुणा करना पड़ेगा। तो ये 9 दूना के 18, 180 हो जाएगा। तो ये जो 2 दिन है इसमें भी 9 से गुणा कर देंगे, तो 9 दूना के कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। यानी 18 दिन में अब कितना कार्य हो चुका है, तो 180 कार्य हो चुका है। 19वें दिन फिर से कौन शुरू करेगा, B शुरू करेगा, और B की एफिशिएंसी 9 है, तो 9 काम कर देगा तो कितना हो जाएगा अब, तो 189 हो जाएगा। तो 189 कितने दिन में हो गया, तो 1 दिन और बढ़ गया, यानी कि 19 दिन में हो गया। अब 20वें दिन कौन करेगा, तो A करेगा, A की एफिशिएंसी है 11, बचा कार्य कितना है, तो बचा कार्य है आपका 1 और 8, 9 कार्य बचा है। तो 9 कार्य करने में इसको कितना समय लगेगा, तो 9/11 लगेगा, तो 19 तो लग रहा है, इससे 9/11 दिन और अधिक लगेगा, तो 19 से 9/11 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक क्या होता है कि जिस आंकड़े की फ्रीक्वेंसी या जो सबसे अधिक बार आया है वही बहुलक होता है। तो हमेशा इसको ऑप्शन से चेक करिए। तो 45 है, 45 यहाँ पे है, और देख लेते हैं 45 कहीं है, नहीं है। 55 को देख लेते हैं, तो 55 यहाँ पे है और कहीं 55 नहीं दिख रहा है। 48 को देख लेते हैं, तो 48 यहाँ पे है, 48 यहाँ पे है, यानी कि 2 जगह है 48 और नहीं है। 41 को चेक कर लेते हैं, तो 41 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया, यानी कि सबसे अधिक बार 41 आया है, इसका मतलब 41 इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 150 अंश के केंद्रीय कोण वाले एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है πr² होता है। ये इस कंडीशन में जो एंगल बनता है वो 360 अंश का एंगल बनता है, क्योंकि ये आपका ऐसे वृत्त बनता है तो एक बिंदु पर ऐसे 360 अंश का कोण बनता है। अब ये क्या कर रहा है कि कोण की लिमिट निश्चित कर दे रहा है कि 150 अंश का कोण बने, तो क्या हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे 150/360 हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा। बस इसकी वैल्यू निकाल देंगे, तो 150/360 हो जाएगा, इंटू पाई की वैल्यू, चूँकि सारे आंसर आपके पाई में है, तो पाई इंटू आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, तो 12 × 12 हो जाएगा। 12 से कट कर लेंगे तो ये 0 से 0 आपका हो जाएगा, 12 × 36 हो जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। 12 में 5 का गुणा करेंगे तो 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प ये आपको इक्वेशन के समतुल्य है, यानी कि इन सब को अगर एक्सपेंड करें तो इतना आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए अगर 8 का क्यूब करेंगे तो 512 होता है, यहाँ पे 216 है, तो 8 तो नहीं होगा, यानी कि ये नहीं होगा।
3 भी नहीं होगा क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है, यानी कि या तो दूसरा हो सकता है या तो तीसरा हो सकता है। 27 किसका क्यूब है? तो 3 का क्यूब है। तो 6 यहाँ पे y दिया है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही आपका ऑप्शन नंबर 3 बचा, यही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमेशा क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू एलिमिनेट करके करिए, इससे आप कम समय में आंसर तक पहुँच सकते हैं। बाकी आप इसको एक एक करके एक्सपेंड करें या वैल्यू पुटिंग से भी करें तो भी आपका आ जाएगा, लेकिन समय लगेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करते हुए 7.8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक 1 वर्ष के प्रत्येक 1 जनवरी और 1 जुलाई को 9,920 जमा करता है। वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में प्राप्त राशि कितनी होगी, ये आपका बताना है। और कह रहा है कि जो उत्तर होगा वो दशमलव के 2 स्थान तक। तो देखिए, इस क्वेश्चन के पीछे का पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर उसके बाद से इस क्वेश्चन को बताता हूँ। तो जैसे देखिए, 1 जनवरी से लेकर वर्ष के अंत तक, यानी कि वर्ष के अंत तक मतलब दिसंबर तक, तो जुलाई अगर देखा जाए तो 1 जनवरी से 1 जुलाई तक 6 महीने हो जाते हैं, और फिर 1 जुलाई से दिसंबर 31 तक कितने होते जाते हैं? 6 महीने। यानी कि पहली बार जो जनवरी को जमा कर रहा है उस पर क्या लग रहा है? तो अगर ये 9,920 रुपया है, तो इस राशि पर पहले 6 महीने के लिए अगर 7.8% वार्षिक है तो अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा? तो 2 3 6 1 18 2 9 18, यानी कि 3.9% क्या होगा? 6 महीने के लिए लगेगा रेट। और अगले 6 महीने के लिए यानी कि 1 जुलाई से लेकर दिसंबर तक कितना लगेगा? तो 3.9% लगेगा। अब ये जो निकल के आ गया 6 महीने का ब्याज निकल के आ गया, ये भी 6 महीने का ब्याज निकल के आ गया। अब इस पे फिर ब्याज लगेगा अगले 6 महीने के लिए, तो इसका भी हमें क्या निकालना पड़ेगा? 3.9% निकालना पड़ेगा। अब वापस आते हैं दूसरी वाली कंडीशन पे। तो दूसरी वाली कंडीशन कह रहा है कि 1 जुलाई को 9,920 जमा करता है। तो देखिए, जो 1 जुलाई को जमा कर रहा है 9,920, तो उस पर सिर्फ 6 महीने का ब्याज लगेगा, जो कि कितना लगेगा? तो 3.9% लगेगा। अब देखिए, इसमें समझना क्या था कि देखिए, राशि जो है आपकी दोनों कंडीशन में सेम है। एक बार 3.9% यहाँ पे ब्याज लग रहा है, एक बार 3.9% ब्याज यहाँ पे लग रहा है, और एक बार 3.9% ब्याज यहाँ पे लग रहा है। इसका मतलब अगर इस राशि का 3.9% ब्याज निकाल के उसमें से 3 से गुणा कर दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? ये पूरी ब्याज निकल के आ जाएगी। और एक बार अलग से क्या करना पड़ेगा कि जो भी 3.9% आएगा उस पर क्या लगाना पड़ेगा? हमें 3.9% लगाना पड़ेगा। और जितना पहले आया था और लास्ट में 3.9 लगाने के बाद जितना आएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये पूरा क्वेश्चन का सार था। अब चूंकि अगर ऑप्शन पे देखें तो सारे ऑप्शन बहुत करीब हैं, इसका मतलब हम अप्रोक्सीमेशन यूज करके भी नहीं लगा सकते हैं। अब इसमें रह गई है सिर्फ कैलकुलेशन। तो देखिए, कैलकुलेशन कैसे करेंगे? मिनिमम से मिनिमम कैलकुलेशन में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूं। तो देखिए, मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि 9,920 जो है इसका क्या निकालूंगा? 3.9% निकालूंगा। तो 3.9% यानी कि 3.9/100 हो जाएगा। अब देखिए, अब मैं इसका कैसे 3.9% निकालूंगा? तो पहले 4% निकालूंगा, उसमें से 0.1% घटा दूंगा। तो देखिए, अगर इसका मैं 1% निकालूंगा तो 100 से भाग दे दूंगा, तो 1% कितना हो जाएगा? तो 99.20, ये क्या हो जाएगा? 1% की वैल्यू हो जाएगी। तो 4% की वैल्यू के लिए क्या करूंगा? मैं 4 से गुणा कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 0, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 9 चौको 36 हो जाएगा, 9 चौको 36 और 3 39 हो जाएगा। यानी ये 4% की वैल्यू निकल के आ गई। 0.1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो जहाँ पे 100 से भाग कर रहे थे वहाँ पे 1000 से भाग कर देंगे, तो यानी कि 0.1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 9.920, ये क्या हो जाएगी? 0.1% की वैल्यू हो जाएगी। तो घटा देते हैं इसमें से, तो 9.920, तो घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो 0, ये 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 17, 9 8 17 हो जाएगा, 15, 9 6 15 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? इसका 3.9%। अब मुझे इसका क्या करना पड़ेगा? 3 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बताया हूँ आपको। तो ये हो जाएगा 0, 8 3 24 हो जाएगा, 8 3 24 और 2 26 हो जाएगा, 6 3 18 और 2 20 हो जाएगा, और 8 3 24 और 2 26 हो जाएगा, 3 3 9 और 2 11 हो जाएगा। या 0.3 स्थान पे लगा देंगे तो 1160.640 आ गया।
अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि जो एक बार 3.9% निकालने के बाद ये जो वैल्यू आई है, इसका एक बार फिर से क्या कर देंगे हम, 3.9% निकाल देंगे। तो 386.88 है, इसका एक बार फिर से क्या निकाल देंगे, तो 3.9%। तो फिर उसी तरीके से निकालेंगे, पहले इसका 4% निकालेंगे। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1% की वैल्यू 3.8688, ये 1% की वैल्यू हो जाएगी। तो 4 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35 हो जाएगा, 6 चौक 24 और 3 27 हो जाएगा, 8 चौक 32 और 2 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, और ये 4 3 12 और 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो कितने स्थान पे, तो 4 स्थान पे दशमलव, यानी कि 15.4752 ये करके आ गया। इसमें से माइनस क्या कर दूंगा, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 0.3868 हो जाएगी। देखिए, दशमलव के 2 स्थान तक बताना है तो इस वैल्यू को हटा देते हैं और यहाँ से इन दोनों को हटा देते हैं। तो ये आपका 17 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। और यहाँ पे बचेगा आपका 3 में से 3 जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी कि 15.03 क्या हो गया। इस पे एक बार फिर से 3.9% लगा है, तो बस इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो देखिए 2 स्थान तक, तो इसको हटा दीजिए। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 को 3 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा। 0.73 अगर देखा जाए तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है लास्ट में, बाकी आप पूरा जोड़ सकते हैं। तो 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, यानी कि 1175.73 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बस क्या था कि कैलकुलेशन थी, और इस क्वेश्चन कुछ था नहीं, मैंने अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को बता दिया है। कैलकुलेशन भी मैंने बहुत मिनिमम की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाइप टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरीके से भरे हुए टैंक को 19 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को खाली टैंक में एक साथ संचालित किया जाए तो टैंक का 1/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, 1/3। तो देखिए, अगर मैं मान ले रहा हूँ कि ए जो है वो 18 मिनट में भर सकता है, बी जो है वो 19 मिनट में खाली कर सकता है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा। तो चूंकि दोनों अभाज्य संख्या हैं, को प्राइम नंबर हैं, इसीलिए इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी 19 आ गई, बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, तो 18 हो जाएगी। तो अगर इन दोनों को एक साथ खोला जाए तो संयुक्त एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि 19 में से 18 घट जाएगा। अब इसकी 1/3 भाग भरना है, तो 18 गुणे 19 और 1/3 मतलब 3 से भाग कर देंगे, तो 3 से भाग करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि 19 गुणे 6। इसको एक एफिशिएंसी से भरने में कितना समय लगेगा, तो बस गुणा कर देंगे, तो 19 6 का 114 होता है। तो 114 ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यूनिट डिजिट से भी चेक कर सकते हैं। तो 9 6 के 54, लास्ट में 4 आना चाहिए, और लास्ट में 4 से तो 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि दक्ष 445 किलोमीटर की दूरी 89 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगली 495 किलोमीटर की दूरी 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, और उसके बाद 250 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो कह रहा है कि पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी थी। तो हमें पता है कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी। तो कुल दूरी कितना है, तो 445 प्लस 495 और प्लस 250, ये टोटल दूरी है। और टोटल दूरी को तय करने में लगा समय, तो 445 किलोमीटर की दूरी को कितने स्पीड से तय करा है, 89 से, प्लस हो जाएगा 495 किलोमीटर की दूरी को किससे तय कर रहा है, तो 55 से, तो 55 हो जाएगा, भाग देंगे, प्लस 250 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है। तो बस इसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल लीजिए। तो देखिए ये कितनी बार चला जाएगा, तो 9 5 45, बिल्कुल ये 5 बार चला जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, प्लस ये कितनी बार, तो 11 5 55 हो जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा, 5 55, 11 5 55, 5 से भाग कर देंगे तो 5 9 45, यानी कि 9 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, तो 0 0, यानी कि 5 हो जाएगा। यानी ऊपर कितना आ जाएगा, इन सबको जोड़ लेते हैं, तो 5 5 10 हो जाएगा, 5 9 5 14, 14 और 4 18 और 1 19 को 9 हो जाएगा, 3 4 3 7 और 7 और 4 11, यानी कि 1190 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा, भाग देंगे तो 19 6 का 114 होता है, और 5 50 हो जाएगा,
तो 19 दूना 38, 19 तिया 57 यानी कि 2 हो जाएगा। और 62 दशमलव समथिंग सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से 11 जून 2025 को जो फर्स्ट शिफ्ट में आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ था, उसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन मैंने एक एक करके सॉल्व करा दिया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।